हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, जिसे हम शॉर्ट में आईसीटी स्किल्स भी कह सकते हैं। तो आज के इस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। अगर आप ऑब्जर्व करो, वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें से एक है स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन्स पर हम बात करने के अलावा बहुत सारे काम करते हैं, जैसे गेम खेलना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कोई वीडियो देखनी है, म्यूजिक सुनना है, तो वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन आवर स्मार्टफोन्स। और अगर आप ऑब्जर्व करो, जो लोग इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो कभी स्कूल नहीं गए, वे लोग भी स्मार्टफोन्स का यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स के थ्रू वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इफ दे आर डूइंग एनी बिजनेस। सो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक स्किल्स है वो सब सीखेंगे, क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। और हो सकता है इस चैप्टर में बताई गई बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी आपके पास हो, क्योंकि आप 6 क्लास से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हो और स्मार्टफोन्स पे आप डेली यूज करते हो अपने लर्निंग पर्पस के लिए। तो इस चैप्टर में बताई गई जानकारी ऑलरेडी आपको पता होगी, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। So first session में we will learn about the basics of ICT and session 2-3 is about the ICT tools. Session 4 से session 6 तक is about computers को कैसे operate करते हैं। And session 7 से session 12 तक we will are going to learn about the internet, कैसे internet पे information search करनी है, कैसे internet work करता है, what are networks, right? So let's get start with the session 1. So first let's understand what is ICT. सो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो हमें फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करती है, राइट। सो कोई भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ, या क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, वो सभी टेक्नोलॉजिकल टूल्स आईसीटी टूल्स होते हैं। सो कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इवन रेडियो, टीवी, टैबलेट्स, ये सभी डिवाइसेस किसी न किसी तरीके से या तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये इन सभी टूल्स को हम क्या कहते हैं? आईसीटी टूल्स। सो आईसीटी टूल से रिलेटेड 2 बेसिक स्किल्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड सेकेंड इज हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट। इंटरनेट पे कैसे हमें सर्च करना है और कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट करना है। तो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दीज आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो इनको कैसे ऑपरेट करना है। और इवन वी हैव स्मार्ट टीवीज ऑल्सो, तो स्मार्ट टीवी को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके वी डाउनलोड डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम यूट्यूब भी अपने स्मार्ट टीवीज पर रन कर सकते हैं, मोबाइल फोन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उनको कैसे ऑपरेट किया जाता है और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कैसे सर्च की जाती है, ये दोनों स्किल्स आज की डेट में वी शुड हैव, वी मस्ट हैव, राइट। नाउ लेट्स सी आईसीटी के यूजर्स क्या हैं एट अवर होम और एट द वर्क प्लेस। सो अगर हम होम की बात करें, वी ऑल नो दैट हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन्स पे हम बात तो करते ही हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड रिसीव तो आप करते हो, उसके साथ वीडियोस भी देखते हो, गेम्स खेलते हो, म्यूजिक सुनते हो और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से कनेक्ट होते हो, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, वी डू मैनी थिंग्स ऑन आवर स्मार्टफोन्स। और अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस होती हैं, ऑडियोज एंड वीडियोज भी होती हैं। तो इनको एडिट कैसे करते हैं, इनके साथ वर्क कैसे करते हैं, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है इन ए डॉक्यूमेंट, राइट। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस आपका काम किसी भी तरीके का है, बट ये कॉमन टाइप के वर्क है जो हर वर्क प्लेस पे यूज होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, राइट। वैसे ये सभी चीजें, ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग, पेमेंट, ये सब हम घर पर भी करते हैं। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ आईसीटी। नाउ लेट्स मूव टू द सेशन 2, जिसमें हम आईसीटी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टूल इज द स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, हम कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ये सब तो करते ही हैं, उसके साथ आप गेम भी खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वीडियो देखते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, राइट। ईमेल कर सकते हो, यू डू लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन मोबाइल्स, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, राइट।
वीडियोस बना सकते हो। तो ये सब काम तो हम करते ही हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट द स्मार्टफोन्स। और स्मार्टफोन्स वायरलेस होते हैं, वायर की जरूरत नहीं होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरत होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता, राइट। तो स्मार्टफोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो स्मार्टफोन्स वर्क ही नहीं करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स पे यूज होते हैं वो है आपके एंड्रॉइड। और अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो वी हैव iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दैट। एंड नेक्स्ट डिवाइस इज द टैबलेट। तो टैबलेट स्मार्टफोन की तरह होती है बट इसका जो साइज है, स्क्रीन का साइज बड़ा होता है। सो एडिटिंग टाइप का वर्क है या आपको लर्निंग करनी है, रीडिंग करनी है, तो वो इस टाइप के जो वर्क है वो ज्यादा कंफर्टेबली आप टैबलेट पे कर पाते हो देन द स्मार्टफोन्स। और इसी वजह से हम टैबलेट को मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि जो काम हम कंप्यूटर पे कंफर्टेबली कर पाते वो हम टैबलेट पे भी कर पाते हैं इजीली। सो वी कैन कॉल देम द मिनी कंप्यूटर्स ऑल्सो। मेन है आपके स्क्रीन साइज में डिफरेंस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सेम यूज होते हैं। जैसे नॉर्मल आपका टैबलेट है तो उस पर एंड्रॉइड होगा, अदरवाइज जैसे एप्पल का टैबलेट है तो उस पर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड थर्ड इज द टीवी एंड द रेडियो। सो टीवी एंड रेडियो ये भी आईसीटी टूल्स में ही आते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वी कॉल देम द ब्रॉडकास्टिंग टूल्स, राइट, क्योंकि इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं पब्लिक को। और वी नो दैट टीवी ऑडियो एंड विजुअल दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन देता है, जबकि जो रेडियो है वो सिर्फ ऑडियो टाइप की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है। एंड सो इन दोनों को हम एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीज डिवाइसेस वर्क, ये काम कैसे करते हैं। तो इन सभी डिवाइसेस पर आप देखोगे तो स्मॉल पिक्चर्स होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स। तो जब भी आपको कोई भी टास्क करना है, लाइक गेम खेलना है, तो गेम का आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे एंड देन आप गेम खेल सकते हो। तो इन आइकन्स को हम क्या कहते हैं, एप्स, राइट। आपको गेम खेलना है तो गेम की ऐप आपके फोन पर, स्मार्टफोन्स पर, टैबलेट पर या स्मार्ट टीवीज भी हैं आजकल, तो उन पर इंस्टॉल होनी चाहिए तभी आप गेम खेल पाओगे। तो आप इन एप्स को ओपन करते हो, इन एप्स के थ्रू इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर वर्क करते हो। तो ये एप्स हैं क्या, बेसिकली दीज आर कॉल्ड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो अभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर गेम कैसे खेलना है, कैसे एक वीडियो को रन करना है, वो सभी इंस्ट्रक्शन इस ऐप के अंदर लिखी होती है, राइट। तो बेसिकली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कंप्यूटर के लिए एंड उन इंस्ट्रक्शंस को पैक कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, और शॉर्ट में आप इन्हें एप्स भी बोल देते हैं। तो एक गेम खेलना है तो कंप्यूटर उस गेम को प्ले ही नहीं कर सकता अगर उससे रिलेटेड कोई ऐप नहीं होगी, क्योंकि ऐप के अंदर ही उस पर्टिकुलर गेम को कैसे खेलना है, कैसे प्ले करना है वो लिखा होगा। तो एप्स आर कॉल्ड द प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू ही कंप्यूटर उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अगर आप देखोगे जब आप फोन खरीदते हो या टैबलेट खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट उस डिवाइस के अंदर कुछ एप्स ऑलरेडी होती हैं, उनको हम कहते हैं डिफॉल्ट एप्स। और कुछ एप्स आप बाद में इंस्टॉल करते हो, तो कुछ तो फ्रीली आपको मिल जाती हैं, तो उनको आप डाउनलोड कर लेते हो ऐप स्टोर से, और कुछ को आपको खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जिन्हें हम ऐप स्टोर्स बोलते हैं, वहां से आप और मोर एप्स को खरीद सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर होगा इस ऑनलाइन स्टोर का नाम, और अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उस प्ले स्टोर का नाम ऐप स्टोर होगा, राइट। सो जहां से आप और एप्स को, हंड्रेड्स ऑफ एप्स अपने फोन में ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपके फोन की जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है। नाउ लेट्स सी सम डिफॉल्ट एप्स जो हमारे सभी के फोन में होती है, इनका यूज क्या है, इसको हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज द फोन ऐप। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम फोन खरीदते हैं हमारे पास ये ऐप तो होती है, तो इसके अंदर हम सभी कॉन्टेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, यानी कॉन्टेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। किसी को कॉल करना है तो इसके थ्रू ही हम कॉल करते हैं, कॉल रिसीव भी करते हो। एंड वी हैव अ कैमरा ऐप, अगर हमें वीडियोस और फोटोज कैप्चर करनी है।
एंड वी हैव अ कैलेंडर ऐप जिसमें हम अपने जो रिमाइंडर्स है वो सेट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। एंड वी हैव अ मेल ऐप जिस वहाँ पर हम अपने मेल रिसीव कर सकते हैं, किसी को मेल सेंड करना हो तो इन्हीं के थ्रू करते हैं। और हर ईमेल प्रोवाइडर की अपनी एक ऐप होती है। अगर आपके आपका अगर जीमेल है तो जीमेल ऐप होगी, याहू मेल है तो याहू मेल ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड वी हैव अ फोटोज ऐप ऑल्सो, इन दैट वी कैन मैनेज अवर फोटोज। तो जितने भी आपने पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक किए हैं, यू कैन सी दैट इन दिस फोल्डर। और हर किसी में इसका नाम डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी का डिवाइस यूज कर रहे हो। एंड वी हैव अ क्लॉक ऐप ऑल्सो जिसमें आप अपने अलार्म और टाइमर्स भी सेट कर सकते हो। एंड हम अपने स्मार्टफोन्स पर डायरेक्शंस भी देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मैप ऐप होती है जो जीपीएस यूज करती है। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस को यूज करके ये एप्स डायरेक्शंस आपको शो करती है, राइट। एंड वी हैव अ मैसेजेस ऐप जिसमें हम एसएमएस को रिसीव करते हैं और किसी को एसएमएस सेंड करना हो तो इसी के थ्रू करते हैं। एंड वी हैव अ वेब ब्राउजर ऐप, ये यूज होती है टू सर्च ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट को आप ओपन ही नहीं कर सकते विदाउट दिस ऐप। तो इंटरनेट पे अगर आपको सर्च करना है तो वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा। एंड वी हैव अ म्यूजिक ऐप अगर म्यूजिक सुनना हो। और अगर आपको अपने फोन में मोर एप्स डाउनलोड करनी है देन वी हैव अ ऑनलाइन स्टोर्स, ऐप स्टोर्स, लाइक वी हैव अ गूगल स्टोर। अगर आईफोन है देन यू विल हैव द ऐप स्टोर। तो दीज आर द बेसिक एप्स जो हर डिवाइस में आपको मिलेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मार्टफोन्स एंड द टैबलेट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट बेसिक डिफरेंस तो इनके स्क्रीन साइज का ही है। तो स्मार्टफोन्स की जो साइज है वो स्मॉलर होती है इन कंपैरिजन टू द टैबलेट्स। एंड सेकंड डिफरेंस इज दैट कि अगर कोई मूवीज आपको देखनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स एडिट करना हो तो टैबलेट में यू विल फील कंफर्टेबल। टैबलेट में वो काम करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू द स्मार्टफोन्स बिकॉज इसकी स्क्रीन बड़ी होती है। एंड थर्ड डिफरेंस इज द बैटरी लाइफ। स्मार्टफोन्स की जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू द टैबलेट्स। तो टैबलेट्स की बैटरी लाइफ ज्यादा लंबी होती है तो हमें इनको जल्दी से रिचार्ज नहीं करना पड़ता। बट स्मार्टफोन्स आपके जल्दी डिस्चार्ज होते हैं तो हमें इन्हें बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। एंड फोर्थ डिफरेंस इज अबाउट द स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी स्मार्टफोन्स की कम होती है इन कंपैरिजन टू द टैबलेट्स। बट स्मार्टफोन्स डिफरेंट कैपेसिटीज में आते हैं। वही है, जितनी ज्यादा मेमोरी का आप स्मार्टफोन खरीदोगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम सेम ही होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। अगर आईफोन का ही टैबलेट और आईफोन का ही स्मार्टफोन है तो दोनों में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आईओएस। और अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों में सेम टाइप के फीचर्स ही होते हैं। हर तरह की ऐप हम टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों में इंस्टॉल कर सकते हो। बस स्क्रीन साइज का डिफरेंस होता है जिस वजह से हम जो एडिटिंग टाइप के टास्क है वो कंफर्टेबली इजियर टैबलेट में कर पाते हैं देन द स्मार्टफोन्स। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। Now let's talk about the session 3, mobile device layout. So we use smartphones on our daily purpose, तो इसका layout समझना भी जरूरी है। तो layout के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। तो साइड में यहाँ पर एक पावर बटन होता है हर मोबाइल फोन में जिसको हम यूज करते हैं मोबाइल को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। दिस इज द स्क्रीन जहां पर आपको अपनी एप्स दिखाई देती है। और नीचे यहाँ पर स्मार्टफोन्स के नीचे आपको 3 बटन्स मिलते हैं। ये दिस इज अवर बैक बटन, ये होम बटन होता है। डिपेंडिंग ऑन कंपनी ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। एंड यहाँ पर मेन्यू बटन होता है मेन्यूज को देखने के लिए। एंड दीज आर द वॉल्यूम्स बटन, वॉल्यूम्स को अप एंड डाउन कर सकते हो। ये आपका स्पीकर है, जब किसी से बात करते हो आप यहीं से आपको साउंड आती है। एंड सबसे नीचे आपको माइक्रोफोन मिलेगा, तो जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी आवाज रिकॉर्ड यहीं से होती है। सो दिस इज अ माइक्रोफोन। और जो ऊपर आपको यहाँ जहां से आवाज सुनते हो इसे हम ईयर पीस भी कह सकते हैं। जब किसी से बात करते हो तो वो आवाज आपको यहीं से सुनाई देती है, राइट। सो दिस इज द बेसिक लेआउट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द होम स्क्रीन। होम स्क्रीन का मतलब होता है जब आप मोबाइल फोन ओपन करते हो, ऑन करते हो, तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है, पहला पेज आपको दिखाई देता है वो आपका
होम पेज है। तो होम पेज में को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टॉप पार्ट, मेन पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। सो जो टॉप पार्ट है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बताता है ये आपकी बैटरी की कितनी बैटरी बची हुई है, बैटरी का सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके नेटवर्क का जो सिग्नल्स है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, उनका स्टेटस क्या है, नेटवर्क वीक है या स्ट्रोंग है, राइट। टाइम भी देख सकते हो आप यहाँ पर। स्टेटस बार आपको नेटवर्क सिग्नल्स और बैटरी लाइफ इन सबका स्टेटस दिखाता है। एंड सेकेंड पार्ट इज योर मेन पार्ट, जहां पर आपको एप्स दिखाई देते हैं। तो जितने भी आइकन्स और एप्लीकेशंस आप देखते हो इस मेन पार्ट में दिखाई देते हैं। एंड सबसे नीचे होता है ये वाला आपका लोअर पार्ट। इस लोअर पार्ट को हम डॉक कहते हैं, राइट। यू कैन सी हेयर ऑल्सो दिस इज द डॉक। और डॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता। जब आप एक पेज से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरे पेज पर स्वाइप करते हो, बट ये जो डॉक है ये हमेशा विजिबल रहता है। तो इस डॉक के अंदर जो एप्स होंगी वो मूव नहीं करेंगी, वो विजिबल रहेंगी, वो स्वैप नहीं करेंगी, राइट। नाउ लेट्स सी द टच स्क्रीन जेस्चर्स। तो जब हम टैप करते हैं मोबाइल फोन पर तो किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए वी यूज द टैप जेस्चर। तो टैप क्या होता है, एक फिंगर से टैप करना। एंड डबल टैप क्या होता है, एक फिंगर से 2 बार सेम प्लेस पर टैप करना। जैसे एक ही आइकन पे 2 बार जब आप टैप करते हो तो उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज जूम हो जाती है। स्क्रीन का वो पार्ट जहां पर आपने डबल टैप किया होगा वो जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड टैप एंड होल्ड कब करते हैं, उसके राइट क्लिक ऑप्शंस देखने के लिए। जैसे कंप्यूटर पे तो हम माउस की हेल्प से राइट क्लिक करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर हम उसको टैप करके होल्ड करेंगे तो उसके जो राइट क्लिक के ऑप्शंस हैं वो दिखाई दे जाएंगे। और ड्रैग कैसे करेंगे, टैप करके क्लिक करोगे बट उसके साथ उसको मूव भी करोगे। तो ये कब करते हैं, जब एक पर्टिकुलर आइटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें ले जाना हो, मूव करना हो, तब हम ड्रैग करते हैं। एंड पिंच, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, पिंच होता है जूम इन और जूम आउट करने के लिए। तो जब भी आपको बड़ा या छोटा करना है तो आप अपने थंब और फर्स्ट फिंगर को जैसे हम पिंच करते हैं वैसे एक साथ पास लेकर आना है, फिर दूर करना है तो बड़ा, और वापस से छोटा करना है तो वापस से उन दोनों को आप मिला देते हो, दैट इज कॉल्ड पिंच। और स्वाइप, ये तो आप करते ही होगे जब शॉर्ट्स देखते हो, तो एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना विद योर फिंगर, दैट इज कॉल्ड स्वाइप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मोबाइल। तो क्या फीचर, एक तो ब्लूटूथ है, ये वायरलेस कनेक्टिविटी है। आप वायरलेसली ब्लूटूथ के थ्रू दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है 30 फीट के तक के जितने भी डिवाइसेस है उनके साथ हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और कनेक्ट करने के बाद आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड सेकेंड इज द चार्जेबल बैटरी। सो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे हो, आपकी जर्नी सपोज 10 आवर्स 12 आवर्स की है, तो आपकी इतनी बैटरी स्मार्टफोन्स की नहीं चल पाएगी, तो आप अपने साथ एक चार्जेबल बैटरी रख सकते हो। सो ये एक पोर्टेबल पावर पैक होता है, अपने मोबाइल फोन्स को इसके साथ चार्ज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज द वाईफाई। वाईफाई के थ्रू हम किसी दूसरे डिवाइस के इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप फिर किसी और के इंटरनेट का यूज कर सकते हो यूजिंग द वाईफाई। और अपना इंटरनेट भी दूसरे से शेयर करने के लिए हम अपने वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, तो वाईफाई से दूसरे आपके डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वायरलेस कनेक्टिविटी बट फॉर यूजिंग द इंटरनेट। और ब्लूटूथ के थ्रू हम क्या करते थे, वी शेयर अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग दैट ब्लूटूथ। एंड फोर्थ वन इज द टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन टैबलेट फोन्स में तो होती है, अपने डायरेक्टली फिंगर से टच करके हम एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं। एंड द कैमरा फीचर्स यू ऑलरेडी नो, कैमरे को यूज करके हम पिक्चर्स वीडियोस कैप्चर करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द क्लॉक। अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग हम इसमें टाइमिंग सेट करते हैं, एंड देन आप अलार्म सेट कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो इन दिस क्लॉक ऐप। So this is also an important feature of a mobile. Now next is the cellular network connectivity. So आपको ये सिंबल अपने मोबाइल पर देखते होगे, तो अगर इस सिंबल पर क्रॉस लगा है आपके स्टेटस बार में सबसे ऊपर, दैट मीन्स आपके नेटवर्क नहीं है। तो ये यूज होता है टू शो द नेटवर्क।
राइट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो या नहीं, और आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। राइट, ये जो आप बार्स देख रहे हो, अगर सिर्फ एक या दो बार ही हाईलाइट है, बाकी के डिसेबल हैं, दिस मीन्स आपके जो सिग्नल्स हैं बहुत वीक हैं। अगर सारे के सारे एनेबल हैं, सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस मीन्स आपके जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं या नहीं है। So this is also an important feature. Next is the global positioning system. This is also an important feature. GPS system जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारे उस फोन में जो मैप है वो हमें डायरेक्शंस दिखाता है। तो आपको कहीं पर भी ट्रैवल करना, आपको लोकेशन नहीं पता, तो आप अपना जीपीएस सिस्टम ऑन करते हो, मतलब आप अपने मैप्स ऑन करते हो, वो आपको नेविगेट करता है कि किस डायरेक्शन में। तो नेविगेशन होता कैसे? यूजिंग द जीपीएस सिस्टम ऑफ योर मोबाइल, राइट। Now let's come to the session 4. This is about the computer. How does the computer work? So computer works on the IPO cycle. कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे वर्क करते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि यूजर उसे कोई टास्क नहीं देगा। यूजर का मतलब जो लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं। तो जब तक हम कंप्यूटर को कोई टास्क नहीं देंगे, कंप्यूटर उस टास्क को करेगा ही नहीं। तो जब हम कंप्यूटर को बताते हैं, लाइक आपको से अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनने हैं, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना। लाइक या तो आपको कोई म्यूजिक ऐप ओपन करनी होगी, या यूट्यूब या गूगल में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में। सो सबसे पहले तो हम किसी भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। इस इंफॉर्मेशन देने को आप इंस्ट्रक्शन देना भी कह सकते हो। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो कंप्यूटर को, दिस इज कॉल्ड द इनपुट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, देन कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है। लेट से आपको सॉन्ग्स चाहिए तो सॉन्ग सर्च करता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर, राइट। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। लाइक आपको सॉन्ग सुनने थे, वो सॉन्ग्स प्ले कर दिए कंप्यूटर ने, राइट। अब आपको रिजल्ट मिला, आप सॉन्ग सुन रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। अंडरस्टैंड। सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस इसी पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट यूनिट्स। सो इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट है, कंप्यूटर, वी नो दैट कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सभी डिवाइसेस अटैच होती हैं। सो विल अंडरस्टैंड डिफरेंट डिवाइसेस। तो इसमें से वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देने में यूज होती है, जैसे अभी मैंने बताया कंप्यूटर को जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो तभी तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। तो इंस्ट्रक्शन जिस डिवाइस के थ्रू देते हैं उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, वेबकैम, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर के बारे में ऑलरेडी आई थिंक आपको पता होगा। स्कैनर के थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स कंप्यूटर को देने हैं, तो वो कैसे दोगे? स्कैनर के थ्रू। स्कैनर के अंदर हम वो डॉक्यूमेंट्स रख देंगे और डायरेक्टली स्कैन करके उसकी इमेजेस कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएंगी, राइट। तो स्कैनर के थ्रू हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। और वेबकैम हम यूज करते हैं जब हम वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हैं। तो वेबकैम के थ्रू आपकी वीडियो, आपकी इमेज कैप्चर होकर कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होती है। माइक के थ्रू आपकी आवाज कंप्यूटर के अंदर फीड होती है। तो ये सभी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड होती है, राइट। तो इनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वी कॉल दिस इंफॉर्मेशन और रो इंफॉर्मेशन, रो डेटा, क्योंकि कंप्यूटर ने इसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। अब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी, अब कंप्यूटर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है? उस पार्ट को हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर सॉन्ग्स प्ले कर रहा है या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो बेसिकली वो टास्क कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। सो कंप्यूटर में सारे टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है, और सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। विदाउट सीपीयू वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। तो हमारे सारे टास्क कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। और प्रोसेसिंग के बाद वो हमें रिजल्ट देता है, और रिजल्ट किसके थ्रू देता है? आउटपुट यूनिट्स के थ्रू। तो जब आप सॉन्ग सुन रहे हो तो सॉन्ग किसके थ्रू सुनोगे? स्पीकर के थ्रू। अगर स्पीकर नहीं होगा कंप्यूटर में तो आप सॉन्ग सुन पाओगे? कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद गाने प्ले कर रहा है बट वो आप सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपका माइक या तो ऑफ है या माइक ही नहीं है।
तो स्पीकर के थ्रू आपको रिजल्ट मिला कौन सा, ऑडियो टाइप का। ऐसे ही प्रिंटर के थ्रू पेपर पे रिजल्ट मिलता है आपको। सपोज सभी सॉन्ग्स की लिरिक्स चाहिए ऑन द पेपर, तो यू हैव टू गिव द प्रिंट कमांड, तो कंप्यूटर उन सॉन्ग्स को पेपर पे प्रिंट करेगा, राइट। मॉनिटर के थ्रू तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिलता ही है। तो दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट यूनिट्स। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लाइक वी हैव अ प्लॉटर ऑल्सो। प्लॉटर के थ्रू हम बड़े बड़े प्रिंट्स निकालते हैं। जैसे आप होर्डिंग्स देखते हो या फ्लैक्स देखते हो, तो जो बड़े बड़े प्रिंट होते हैं हाई क्वालिटी के, वो प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होते हैं। तो ये भी एक टाइप का प्रिंटर ही है, आप ये कह सकते हो, बट ये हाई क्वालिटी प्रिंट्स निकालता है, बड़े बड़े प्रिंट्स निकालता है। एंड वी हैव अ प्रोजेक्टर ऑल्सो। प्रोजेक्टर के थ्रू जो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है, मॉनिटर एक स्मॉल स्क्रीन है और प्रोजेक्टर क्या है, बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, राइट। सो और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको आप खुद सर्च करना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज अ सीपीयू वर्क। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कि कंप्यूटर इन आईपीयू साइकिल पे वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो मेनली जो कंप्यूटर पे टास्क होता है प्रोसेसिंग का, वो कौन करता है, सीपीयू। अब ये सीपीयू वर्क कैसे करता है, सीपीयू की 3 यूनिट्स होती हैं, सीयू, एएलयू एंड एमयू। सो जैसे कि आपने अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स टाइप किए, गूगल में सर्च किए टू प्ले दैट सॉन्ग्स, या आपने ऐप ओपन की, तो होता क्या है, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इस टास्क को परफॉर्म कैसे करता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये 3 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सभी डिवाइसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करती है। लाइक आपने अपने कीबोर्ड से टाइप किया अरिजीत सिंह सॉन्ग्स, तो अरिजीत सॉन्ग्स जो इंफॉर्मेशन आपने टाइप किए थ्रू कीबोर्ड, वो इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास कैसे ट्रांसफर होगी, वो फ्लो कैसे जाएगा, उस फ्लो को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। सो सिग्नल्स कौन भेजता है कि कीबोर्ड से जो डाटा आ रहा है वो सीपीयू एक्सेप्ट करेगा। वो जब कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स रीड का भेजेगी तभी तो कीबोर्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सीपीयू रीड कर पाएगा। सो सीयू कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड एंड रिसीव करता है। और उसके बाद अब सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन आ गई है, अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स आपको चाहिए, तो अब इस टास्क को सर्च करेगा कौन, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वी नो दैट कंप्यूटर के अंदर जितना भी टास्क होता है वो सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन के थ्रू होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को सर्च भी लॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू किया जाता है। सो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को सर्च किया गया, फाइंड किया गया कि ये सॉन्ग्स कहाँ पर हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया और सॉन्ग्स को आपके सामने प्ले किया गया। तो वो सारा काम एएलयू करता है, राइट। सो लॉजिकल कैलकुलेशंस के थ्रू उन सॉन्ग्स को एक्सट्रैक्ट किया, सर्च किया और देन प्ले किया। अब जब उसने सॉन्ग सर्च किया, लेट्स से आपने ऐप ओपन किया म्यूजिक की, तो उसमें जो करंट प्लेलिस्ट है उसमें 10 सॉन्ग्स हैं, तो उसने क्या किया, उन 10 सॉन्ग्स को अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर कर लिया, राइट। तो बार बार उसे जो मेन स्टोरेज डिवाइस है वहां नहीं जाना पड़ेगा, अपनी मेमोरी यूनिट में 10 के 10 सॉन्ग्स को रख लिया। अब करंटली फर्स्ट प्ले सॉन्ग कर रहा है, उसके बाद सेकंड सॉन्ग कर रहा है प्ले, फिर थर्ड सॉन्ग को प्ले कर रहा है, राइट। सो सीपीयू प्रोसेसिंग के टाइम पर अगर उसे कुछ डाटा को स्टोर करना पड़ रहा है तो उस डाटा को कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी यूनिट में, राइट। सो ये तीनों यूनिट्स मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करती है। सो कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भेजेगा, लाइक कीबोर्ड से सीपीयू के पास भेजा, फिर एएलयू उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो वो जो रिजल्ट है वो मेमोरी यूनिट के पास सिग्नल भेजा, फिर मेमोरी यूनिट में जो डाटा है वो सीधा सिग्नल्स भेजे स्पीकर के पास या मॉनिटर के पास, ताकि वहां पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों मिलकर इकट्ठा एक पर्टिकुलर वर्क को प्रोसेस करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेशन 4, मेमोरी, स्टोरेज एंड पोर्ट। तो कंप्यूटर की मेमोरी को समझते हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड क्या है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हो, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे के सारे डिवाइसेस एक पर्टिकुलर बोर्ड से, जैसे हम सर्किट बोर्ड और सिस्टम बोर्ड कहते हैं, इससे कनेक्ट रहते हैं। ये बोर्ड कुछ इस टाइप का दिखता है एंड वी कॉल दिस बोर्ड ए मदरबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स इसी बोर्ड से कनेक्टेड हैं।
यू कैन सी दीज पोर्ट्स, ये पोर्ट्स हैं, यहाँ से कवर होता है जब आप कंप्यूटर का वो देखते हो, कैबिनेट देखते हो, कैबिनेट बोलते हो जिसमें जहाँ से आप कंप्यूटर ऑन करते हो, वो जो बॉक्स होता है, तो बॉक्स कवर होता है। जब आप उस बॉक्स को ओपन करोगे यू विल सी दिस बोर्ड। लैपटॉप के अंदर भी जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे यही बोर्ड होता है जिससे सभी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो ये पोर्ट्स है, यहाँ से माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, यू कैन से यहाँ से मॉनिटर, राइट, और कीबोर्ड, माउस, यहाँ से पेन ड्राइव, जितने भी डिवाइसेस है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो पेरिफेरल डिवाइसेस को। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो यहाँ पर हम सीपीयू को माउंट करते हैं, और ये पार्ट आप जो देख रहे हो दिस इज फॉर रैम। सो जो कंप्यूटर यूज करता है प्रोसेसिंग के टाइम पर वी कॉल दैट अ रैम। हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, तो उस रैम को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। सो इस मदरबोर्ड से सभी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मदरबोर्ड, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी। सो कंप्यूटर की जो मेमोरी है बेसिकली वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं। वाई वी कॉल इट मेन मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए इस मेन मेमोरी को ही यूज करता है, जिसमें रैम एंड रोम आती है, एक कैश मेमोरी भी आती है। अभी उसके बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है तो अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट रैम एंड रोम रजिस्टर्स भी होते हैं, कैश भी होता है, बट वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। वी विल स्टडी ओनली अबाउट द रैम एंड रोम। एंड सेकेंडरी मेमोरी है जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग मतलब अगर हमें कोई भी डेटा लाइक अपने फोटोज या फाइल्स परमानेंटली स्टोर करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि सीडी तो आजकल हम यूज नहीं करते, बट पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यानी कंप्यूटर में जब आप कोई भी चीज सेव करते हो जैसे सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, ये क्या है, हार्ड डिस्क होती है, राइट। सो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव हम बेसिकली यूज करते हैं अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो ये दो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है, एक रैम है एक रोम है। सो रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे, कंप्यूटर बंद करोगे, लाइट ऑफ होगी, वो सारा डेटा उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी। तो फिर इसका यूज क्या है, इसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करता है। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, लाइक आप कोई गेम ओपन कर रहे हो, गेम प्ले कर रहे हो, तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ओपन करते हो वो सारी एप्लीकेशन रैम में ओपन होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी आप कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो उस एप्लीकेशन को रैम के अंदर लोड करता है। जब वो एप्लीकेशन रैम में लोड हो जाती है तब सीपीयू रैम से उस डेटा को उठाकर फिर देन उस पर प्रोसेसिंग करता है, राइट। जैसे आप सपोज वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो और एकदम से लाइट चली जाए, आपने कुछ सेव नहीं किया, तो जब आप दोबारा आप ओपन करोगे वर्ड में जितना भी आपने टाइप किया वो सारा गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने सेव नहीं किया। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सारा डेटा जब आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, वो सारा काम उस वक्त रैम में हो रहा था, राइट। सो कंप्यूटर और वी कैन से सीपीयू अपना सारा वर्क रैम के थ्रू करता है। रैम के अंदर जो डाटा है उसी पर वो सारा वर्क करता है। और जब आप सेव करते हो, लाइक आपने एक पैराग्राफ टाइप किया और सेव कर दिया, तो इसका मतलब जितना भी अभी रैम के अंदर था ये डेटा, और वो सारे डेटा की एक कॉपी आपने उठाकर सी ड्राइव या फिर डी ड्राइव में डाल दी है। तो जब हम सेव करते हैं तो हम अपना रैम से डाटा उठाते हैं और हार्ड डिस्क में डाल रहे होते हैं। क्लियर। नाउ द सेकंड इज द रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। सो आपको नाम से पता चल रहा है इसको सिर्फ रीड पर्पस के लिए सीपीयू यूज करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रैम के अंदर पहले आपकी फाइल्स, फोल्डर्स, डेटा लोड होता है, तब सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब तो रैम खाली रहता है, फिर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, सीपीयू कैसे
हमारे जो विंडोज है उसको लोड करता है, तो एक्चुअली में वो रोम से डाटा लेता है उस वक्त, राइट, क्योंकि रैम तो खाली होता है। रोम के अंदर कैसा डाटा होता है? बायोस डाटा, बेसिक इनपुट आउटपुट का डाटा रोम के अंदर होता है। इसमें बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो इसमें कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। इस इन बायोस को रीड करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। तो जब रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से लोड हो जाता है, आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है लोड होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तभी सीपीयू फिर रैम से डाटा उठाकर देन आगे प्रोसेसिंग करता है, राइट। सो रोम इज यूज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टिंग अप, राइट। सो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब सीपीयू रोम यूज करता है, रोम से डाटा उठा के वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। और जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है पूरी तरीके से, तब वो जो भी टास्क करना है, जो भी एप्लीकेशन, जैसे गेम खेलना है आपको, गेम की ऐप को भी पहले रैम में लोड करेगा, देन उस सीपीयू को प्ले कर पाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हम अपने डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो यूएसबी यानी पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आप अपने डाटा सेव कर सकते हो। वी कॉल इट अ फ्लैश ड्राइव बिकॉज इसमें डाटा बहुत इजीली फास्टली एडिट कर पाते हो आप। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, राइट। सो फ्लैश memory is just like a pen drive and rom is a primary memory जो CPU यूज करता है। we can see in these pictures also, ये RAM है and this is ROM और ये आपकी फ्लैश ड्राइव है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, डेटा जो स्टोर करते हैं उसका मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कि आपने सुना है, हमारे जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं, हमारी 8 GB की रैम है, 16 GB की रैम है। ये जीबी है क्या? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द डेटा, यानी कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो उस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, तो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसी को ही हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया है। तो अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी कभी हाई और लो यही होती है उसकी कंडीशन। तो जब लो होती है एट दैट टाइम उसको हमने जीरो में कन्वर्ट कर दिया, और जब इलेक्ट्रिसिटी हाई होती है, इंक्रीज हो रही होती है, फ्लो उसका ऊपर की तरफ होता है, तब उस टाइम पर हम 1 स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं या तो जीरो में कन्वर्ट हो सकते हैं या 1 में। यही इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज करके हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाई। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, राइट। और इन नंबर्स को हम कहते हैं बिट। तो देखा जाए सिर्फ 2 ही बिट्स हैं कंप्यूटर की जिसमें सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 इज 0 एंड एक होता है आपका 1। तो ये 2 बिट्स ही यूज होते हैं। इन 2 बिट्स यूज होने की वजह से ही इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो इन बिट्स को यूज करके ही स्टोर करते हैं। तो 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं 1 बाइट। और इस 1 बाइट को यूज करके एक कैरेक्टर को स्टोर किया जाता है। लाइक अगर आपको ए स्टोर करना है तो वो भी 0 1 1 0 इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। अब ये गलत हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं किया है, बट 8 बिट्स लगेंगी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। इवन अगर आपको ये डॉट भी स्टोर करना है तो इसको भी एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। देन उस नंबर को जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का नंबर मिलेगा आपको। एक बाइट यूज होती है टू स्टोर 1 कैरेक्टर, राइट। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए। मिनिमम 8 bits are used to store the data. We can see from here, bit is the smallest storage unit in computer और 8 bits के combination को 1 byte कहते हैं। And from here you can understand, जब एक byte में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर होता है तो 1000 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपको कितनी बाइट्स चाहिए होंगी? 1000 बाइट्स,
राइट। सो 1000 कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए 1000 बाइट चाहिए, और इन 1000 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को हम 1 किलोबाइट कहते हैं, राइट। बट ये 1000 नहीं, एग्जैक्टली अगर हम कन्वर्ट करें तो 1024 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को 1 किलोबाइट्स कहा जाता है। इसी तरीके से 1000 किलोबाइट्स को अगर ऐड करें, ये भी 1 KB है, अगर 1000 KB अगर हम यूज करेंगे तो वी विल गेट 1 MB, राइट। और ये एग्जैक्टली अगर देखेंगे कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट्स होते हैं। सो अराउंड 1000 किलोबाइट्स का कॉम्बिनेशन को 1 मेगाबाइट कहा जाता है। इसी तरीके से 1000 मेगाबाइट्स को जब हम अगेन कन्वर्ट करेंगे, वी विल गेट 1 GB, देन वी विल गेट TB, उसके बाद आता है 1 पेटाबाइट, फिर देन आई थिंक एक्साबाइट, फिर देन जेटाबाइट, ऐसे कुछ आता है। वी हैव टू चेक एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं है। सो दिस इज हाउ दिस गो। तो 1000 नहीं होते, एग्जैक्टली 1024 होता है। तो 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। So this is how the data store. Now let's see the storage devices. तो storage devices में हम data permanently for future purpose use कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी फ्लैश ड्राइव के बारे में बताया आपको, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव्स हम यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, जो पोर्टेबल होता है, आपकी पॉकेट में आ सकता है। हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी है। अभी सीडी डीवीडी यूज नहीं होते, पहले सीडी डीवीडी यूज करते थे। तो ये कैपेसिटी के उसमें डिफरेंट है। जैसे सीडी है, उसमें हम 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड MB में कितना डाटा हम स्टोर कर पाएंगे, राइट। और ये पेन ड्राइव है, ये डिफरेंट कैपेसिटीज में आती है, लाइक वी हैव 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। इस तरीके से हमें अलग अलग GB में पेन ड्राइव्स मिल जाएंगी। डीवीडी पहले यूज होती थी, इसमें अप टू 4 GB का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव से तो कम ही डाटा आएगा। तो 4 GB तो स्मॉल कैपेसिटी की पेन ड्राइव्स आती हैं। वी विल हैव पेन ड्राइव ऑन 8 GB, 16 GB, राइट, 32 GB। तो डीवीडी में तो आप ये समझ लो सबसे स्मॉलेस्ट जो पेन ड्राइव है उतना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी हम यूज करते थे पहले एक मूवी को स्टोर करने के लिए, और सिंपल फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर करने के लिए हम सीडी यूज करते थे। Now we have a external hard disk also. Hard disk we know हमारे पास हार्ड डिस्क टेराबाइट्स में होती है। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर अगर हमारे पास टेराबाइट्स में डाटा है या पेटाबाइट्स में डाटा, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क की तरह होती है, बट इट्स अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क। आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, और पेन ड्राइव की तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। तो दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। Now let's understand about the ports and connections. So we have ports in our CPU through which we can connect different peripheral devices. You can see from here, यहाँ से हम पावर सप्लाई, जो पावर केबल होता है वो कनेक्ट करते हैं अपने CPU से। वी कॉल इट अ पावर पोर्ट, राइट। ये डिफरेंट शेप्स में आ सकते हैं, तो कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। तो ये these are the power ports, and here you can see the PS/2 ports. ये पहले यूज होते थे, पहले we have PS/2 पोर्ट टाइप के कीबोर्ड और माउस होते थे, वो हम यहाँ से कनेक्ट करते थे। बट nowadays we use USB कीबोर्ड और USB माउस, तो वो हम USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये हमारे USB पोर्ट्स हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं USB पोर्ट्स आपके। एंड वी हैव दिस VGA पोर्ट। ये VGA पोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिससे हम अपने मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट करते हैं अपने CPU के साथ। एंड HDMI पोर्ट, HDMI स्क्रीन को अगर कनेक्ट करना हो, लाइक आपका स्मार्ट टीवी की स्क्रीन है, उसको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ, तो HDMI पोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, राइट। वी हैव माइक्रोफोन पोर्ट। आप यहाँ पर देख सॉरी, ये है आपके ऑडियो जैक्स, राइट। यहाँ से आप अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हो। और आपका जो ईथरनेट केबल होता है, जो आपका इंटरनेट का केबल होता है, वो कुछ इस टाइप के पोर्ट में कनेक्ट होता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेट मी इरेज दिस।
वो आपका यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसे हम RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं। सो आपके जो इंटरनेट केबल है, ईथरनेट केबल है, उसका जो कनेक्टर होता है उसे हम RJ45 कहते हैं। सो वो इस पोर्ट में कनेक्ट होता है, राइट। सो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने CPU के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। Now let's talk about the session 5 कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कंप्यूटर बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। अभी हमने हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, CPU, ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस है, इनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो टच करके। तो दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस, बट वी हैव सॉफ्टवेयर ऑल्सो जिनको हम टच नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड अनसीन प्रोग्राम्स, बट इनकी वजह से ये हार्डवेयर रन करता है। लाइक आप कीबोर्ड भी जब कंप्यूटर से के साथ अटैच करते हो, कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो, बट अगर कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो कीबोर्ड पे आप कितनी ही कीज को प्रेस कर लो, वो डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड ही नहीं होगा। सो सॉफ्टवेयर, लेकिन आप कहोगे कि सॉफ्टवेयर तो मैम हम इंस्टॉल करते ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड आता है। तो कीबोर्ड और माउस की सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर्स कहते हैं। तो अगर सपोज कीबोर्ड वर्क नहीं कर पा रहा है तो हम ड्राइवर को अपडेट करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, तब वो कीबोर्ड अगेन काम करने लग जाता है। तो सॉफ्टवेयर से होते हैं जो हार्डवेयर को रन कराते, हार्डवेयर को वर्क कराते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर वर्क ही नहीं करेगा, राइट। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों से मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रांसलेटर्स है, एंटीवायरस है, जो आपके ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो कोई भी काम कंप्यूटर के अंदर संभव ही नहीं है। फाइल्स को क्रिएट करना है, किसी ऐप को ओपन करना है, आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, ये सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे आप जब कंप्यूटर खरीदते हो तो या तो आप इंस्टॉल करते हो या ऑलरेडी उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड आता है। लाइक वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू, ये ओपन फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ वी हैव अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो मोस्टली सभी कंप्यूटर्स पे आपको मिल जाएगा। आपके पास मैक का है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। एंड मोबाइल फोन है तो iOS, गूगल एंड्रॉइड, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में एंटीवायरस है, इसको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस स्प्रेड होते हैं, जो आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं, उनको डिलीट करते हैं। तो एंटीवायरस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। और कुछ आपके कंप्यूटर सिस्टम पे क्लीनअप टूल्स भी होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम पे जो बेकार पड़ी फाइल्स है उनको क्लीन करने के लिए, अनयूज्ड फाइल्स को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। वो क्लीनअप टूल्स को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ही काउंट करते हैं, राइट। नाउ दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सो ये यूजर के लिए होते हैं। लाइक सपोज आपको गेम खेलना है तो एक जिस टाइप का गेम आपको पसंद है उस पर्टिकुलर टाइप का एक सॉफ्टवेयर होगा। टाइपिंग वाला वर्क करना है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पे काम करना है तो इंटरनेट चलाने के लिए भी आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं ब्राउजर। सो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक कंप्यूटर सिस्टम को हम स्टार्ट एंड शट डाउन कैसे करते हैं। आई नो इसके बारे में आपको पता होगा, बट फिर भी हम वन बाय वन सभी स्टेप्स को देख लेते हैं। लाइक पावर ऑन, इस बटन के थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो होता क्या है, बायोस रन होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, रोम रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये बायोस सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो सीपीयू रोम से बायोस को रन करता है और सेल्फ टेस्ट करता है, चेक करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सेफ है या नहीं। अब सेल्फ टेस्ट के थ्रू जब कंप्यूटर सिस्टम पास हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को
रैम के अंदर लोड करता है, राइट। तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है सेकेंड स्टेप में। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है कंप्लीटली, देन आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो दिखाई देती है, राइट। तो मॉनिटर पर आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से लोड हो जाएगा। एंड देन जब डेस्कटॉप दिखाई देगा, अगर आपने पासवर्ड सिस्टम इसमें लगाया हुआ है तो यू विल सी द लॉगिन एंड पासवर्ड। सो क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, तो हर यूजर अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर सकता है। तो वो लॉगिन पासवर्ड विंडो आपको मिलेगी, देन आप अपने लॉगिन पासवर्ड को यूज करके उसमें कंप्यूटर सिस्टम में लॉग्ड इन हो जाओगे एंड देन यू डू योर वर्क, और उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हो और शट डाउन कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को, राइट। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कीबोर्ड। सो अगर हम कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड वी नो दैट दिस इज अ इनपुट डिवाइस जिसको यूज करके हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वी कैन से इनपुट देते हैं। सो कीबोर्ड के थ्रू हम नंबर्स कमांड्स टाइप करते हैं। सो अगर हम इस समझें, सबसे टॉप पर वी हैव फंक्शन कीज F1, F2, F3। ये सब फंक्शन कीज होती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइक आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करो, आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हेल्प चाहिए तो आप F1 की प्रेस करोगे। तो हर फंक्शन की का अपना एक स्पेशल वर्क होता है, वो उस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव अ कंट्रोल कीज, दीज आर अवर कंट्रोल कीज। जैसे कंट्रोल है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, ये सारी की सारी आपकी कंट्रोल कीज है, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव अ एंटर की। जब हमें न्यू लाइन पर जाना होता है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारी एंटर की है। तो इसको हम कमांड्स को सेंड करने के लिए, जब जस्ट कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, लास्ट में सबमिट बटन है, एंटर की प्रेस करते हो, सबमिट की बटन पर प्रेस हो जाएगा। सो कोई भी टास्क कंफर्म करने के लिए, कमांड को सेंड करने के लिए, न्यू लाइन में जाने के लिए इस एंटर की का हम यूज करते हैं। नाउ पंक्चुएशन कीज, तो ये आप देख सकते हो जब हम टाइपिंग करते हैं वी यूज डिफरेंट पंक्चुएशन सिंबल्स। सो वो सब हम यहाँ से टाइप करते हैं। और जिस भी की पर आप देखते होगे कि दो सिंबल्स बने हुए हैं, सो जो अपर वाला सिंबल होता है उसे यूज करने के लिए हम हमेशा शिफ्ट की का यूज करते हैं। नाउ वी आफ्टर दैट वी हैव ए नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब है यू हैव टू मूव अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट। तो उन सब के लिए हम नेविगेशन कीज को यूज करते हैं। तो ये हमारी नेविगेशन कीज हैं। एंड देन वी हैव कुछ कमांड कीज होती है, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, ठीक है। बैक स्पेस की है, इसको भी हम कमांड की कहते हैं। तो इसमें जो इंसर्ट की है, इसका यूज क्या होता है, जब आप इंसर्ट की कभी कभी टाइप करते समय इंसर्ट की आपसे प्रेस हो जाती है, तो क्या होता है, जब आप टाइप करते हो जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो गायब होता रहता है और उसी के ऊपर टाइप हो जाता है। सो ओवरराइटिंग के लिए इंसर्ट की को यूज किया जाता है, राइट। और डिलीट की और बैकस्पेस की आपको पता है कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप बैकस्पेस की प्रेस करते हो तो पीछे वाले यानी आपके लेफ्ट में जो कैरेक्टर्स है वो डिलीट होते हैं, और डिलीट की से आपके जो राइट में कैरेक्टर्स है वो डिलीट होते हैं, राइट। नाउ दिस इज द विंडो की, आपकी यहाँ पर होती है। इस विंडो की को हम यूज करते हैं आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसको ओपन करने के लिए। नाउ माउस के बारे में ऑलरेडी डेली यूज करते हो, यू नो। इसमें 3 बटन्स होते हैं, बटन मेनली तो 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और बीच में ये स्क्रॉल बटन भी होता है। तो स्क्रॉल से तो हम अप एंड डाउन मूव करते हैं। लेफ्ट बटन से हम क्लिक करके किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं। आइटम मीन्स किसी भी आइकन को सिलेक्ट करते हैं। किसी फाइल एंड फोल्डर किसी को भी सेलेक्ट करना हो तो वी जस्ट क्लिक 1 टाइम्स। और रोल ओवर होवर क्या होता है, बिना क्लिक किए बस माउस को जब आप मूव करते हो, दैट इज द रोल ओवर एंड होवर। एंड वी हैव ए ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। हम क्लिक करके किसी भी आइटम को जस्ट क्लिक करके होल्ड करके रखना है, देन यू जस्ट ड्रैग दैट आइकन, देन हम उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाके ड्रॉप कर सकते हैं। सो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है। डबल क्लिक होता है, किसी भी आइटम को, किसी भी ऐप को आपको ओपन करना है तो आइकन पर आपको डबल क्लिक करना होगा। तो फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक का यूज करते हैं। नाउ द सेशन 6 इज अबाउट द बेसिक फाइल ऑपरेशन।
तो बेसिकली फाइल होती क्या है? फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्ड की फाइल है तो आपका टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होगी, और से इमेज है कोई फाइल तो उसमें कोई ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी, तो जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी, राइट? वीडियो की फाइल है तो ऑडियो एंड वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। सो फाइल, इफ वी have to define what is a file, we can say that it's a collection of information, collection of related information. Now हर फाइल का एक नाम होता है एंड देन उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन ये बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। दिस इज अ फोल्डर, क्लास 9 फोल्डर है, राइट? तो क्लास 9 फोल्डर है, इसमें ये डिफरेंट फाइल्स हैं। तो बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या है? किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, ये सब नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये डॉक्यूमेंट 1 फाइल है। अगर आप ये देखोगे, दिस इज अ फाइल नेम एंड इफ यू सी द टाइप ऑफ फाइल, दिस इज अ पीडीएफ फाइल। सो अब इसका एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन कैसे पता चलेगा? वैसे तो हम आइकन देखकर ही इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। वैसे आप देखकर ही पता कर सकते हो कि ये फाइल किस टाइप की होगी, बट एक्सटेंशन को देखने के लिए इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, उस पर आप राइट क्लिक करोगे एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑप्शन एंड हियर यू कैन सी द एक्सटेंशन। सो टाइप ऑफ फाइल के अंदर लास्ट में इन ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो डॉट पीडीएफ। तो पीडीएफ बताता है कि ये जो फाइल है ये पीडीएफ टाइप की है, राइट? ऐसे ही जैसे इमेज फाइल है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। हियर वी कैन सी दिस इज द जेपीजी फाइल, इसका एक्सटेंशन जेपीजी है। एंड इफ वी क्लिक ऑन दिस फाइल, और अगर हम इसका, ये भी एक इमेज फाइल है, बट अगर हम जब इसका एक्सटेंशन देखेंगे, दिस इज द पीएनजी फाइल, राइट? सो पीएनजी एंड जेपीजी दोनों इमेज टाइप की फाइल्स होती है, बट दोनों डिफरेंट फाइल्स होते हैं। तो एक्सटेंशन हमें बताता है कि ये फाइल किस टाइप की है, राइट? और किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करना हो तो उस फाइल पर हम राइट क्लिक करेंगे, देन वी हैव द ऑप्शंस कॉपी, रीनेम, शेयर, डिलीट, ये सभी ऑप्शंस हैं। कट और कॉपी में बस ये डिफरेंस होता है, कट अगर हम करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, बट आप किसी भी लोकेशन पर जाकर उसके पेस्ट कर सकते हो। तो आपको कॉपी पेस्ट आपने यूज किया होगा। लेट्स से मैं इसी फाइल को यहीं पर, इसी प्लेस पर इसकी एक और कॉपी बनानी है मुझे। I'll click on the copy and then I again right click and now we have the paste option, यानी जो भी कॉपी किया है मैंने वो पेस्ट हो जाएगा। If I click on the paste, मेरे पास एक और कॉपी बन गई इस फाइल की। लेट्स से ये जो सेकंड कॉपी इसका रीनेम करना है मुझे, राइट क्लिक करेंगे देन रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करोगे। लेट्स से मैं doc2 इसको रीनेम करती हूँ। दैट्स हाउ वी कैन रीनेम अ फाइल। और अगर मुझे से लेट्स से अब मुझे नहीं चाहिए फाइल, आई राइट क्लिक and then I click on this delete option, राइट? तो इतनी आसानी से हम इन सभी को यूज कर सकते हैं। हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक डिलीट के लिए मैं कीबोर्ड की डिलीट की भी प्रेस कर सकती थी। तो दिस इज द बेसिक फाइल ऑपरेशंस जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, लाइक मुझे एक टेक्सचुअल फाइल क्रिएट करनी है, तो आप स्टार्ट बटन में जाओगे और जिस टाइप की आपको फाइल क्रिएट करनी है वो एप्लीकेशन आप ओपन करोगे। लेट्स से मुझे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो नोटपैड एप्लीकेशन होती है टू क्रिएट द टेक्सचुअल फाइल। सो नोटपैड में क्लिक करूंगी एंड देन नोटपैड एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसको ओपन करोगे एंड देन यू जस्ट टाइप द कंटेंट, राइट? जो भी कंटेंट आपको टाइप करना है एंड उस फाइल को सेव कर सकते हो। फाइल को सेव कैसे करेंगे? फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन एंड देन आप फाइल को नाम दोगे, जैसे माई फाइल दे सकती हूँ मैं। एंड देन आई जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो, लेट्स से मैं इसी डी ड्राइव में क्लास 9 में इस फोल्डर को, इस फाइल को सेव करना चाहते, देन आई क्लिक ऑन द सेव बटन। अब मेरी फाइल क्रिएट हो गई। यू कैन सी हियर माई फाइल, एक नई नोटपैड की फाइल बन गई है यहाँ पर। तो ये बेसिक फाइल ऑपरेशन है। आई थिंक ये सभी फाइल ऑपरेशन आपने अपनी लाइफ में किए होंगे, तो अगर एग्जाम में आता है लिखने को, यू कैन इजिली डू दैट, राइट? सो वी हैव एक्सटेंशंस
जो हमें बताते हैं कि हमारी फाइल किस टाइप की है। जैसे जो टेक्सचुअल फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की थी उसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है, और वर्ड की फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट डीओसी है या फिर डॉट डीओसी एक्स मिलेगा आपको, राइट। पहले डीओसी है बट अभी जो लेटेस्ट आपका वर्जन है वो डीओसी एक्स है। एंड जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, ये सारी इमेज फाइल्स होती हैं। डॉट एमपी3 साउंड फाइल्स होती हैं। डॉट एमपी4 आपकी वीडियो फाइल्स होते हैं, राइट। और फाइल और सब फोल्डर किसे कहते हैं? एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर हम क्रिएट करते हैं दैट इज द सब फोल्डर। एंड हाउ टू क्रिएट एंड सेव अ फाइल अभी मैंने आपको बताया। नोटपैड फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपने टाइप करोगे, देन सेव करोगे, आपकी नोटपैड फाइल बन गई है। उबुंटू के अंदर ही नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर्स कहते हैं। ये सभी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे आई नो आपको ये सभी बेसिक ऑपरेशंस पता होंगे। नाउ सेव कैसे करना है, फाइल को कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट कैसे करना है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कॉपी करना है तो आप राइट क्लिक करके तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल ही होंगे, बट अगर आपको डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू कॉपी पेस्ट करना है देन वी हैव कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल की और सी दोनों की को प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स इज फॉर कट, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल जेड फॉर अनडू एंड रीडू। तो जब हम एडिटिंग करते हैं तो किसी भी एडिटिंग को अनडन करना हो कि अभी जो मैंने किया उसे नहीं करना है तो वी प्रेस द कंट्रोल प्लस जेड की, राइट, अनडन करने के लिए। और रीडन करना है उसी वर्क को, नहीं नहीं मैंने डिलीट किया था उसे अनडन किया लेकिन नहीं नहीं मुझे वापस से वही चाहिए तो वी जस्ट क्लिक कंट्रोल प्लस वाई तो रीडू हो जाएगा। सो एडिटिंग के टाइम पे ये दोनों कीज यूज होती है। कंट्रोल ए टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट या और सिलेक्ट ऑल फाइल्स अगर आप किसी फोल्डर के अंदर कुछ काम कर रहे हो। एंड कंट्रोल प्लस एस इज टू सेव द फाइल, कंट्रोल प्री यूज करते फाइल को प्रिंट करने के लिए। सो ये आपका सेशन 6 है। नाउ हम सेशन 7 स्टार्ट करते हैं। नाउ सेशन 7 इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। सो व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इट्स अ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। अभी नेटवर्क क्या होता है? क्योंकि इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। सो जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सके, अगर आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करके दोनों के बीच में फाइल शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो वो एक नेटवर्क है। दो कंप्यूटर का भी नेटवर्क बन सकता है, बट उसको हम इंटरनेट नहीं कहते। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, राइट। और उसमें दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो एज ए सर्वर काम करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करने का काम करते हैं और वहां से वो दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कंप्यूटर हैं जो एज ए यूजर वर्क करते हैं, जिसे हम क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हो तो आपका कंप्यूटर एज ए क्लाइंट वर्क करता है इंटरनेट के अंदर, राइट। और जब आप जो कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो उन कंप्यूटर्स को हम सर्वर कहते हैं। तो जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, सारी रिक्वेस्ट सर्वर कंप्यूटर्स के पास जाते हैं, राइट, जो एज ए सर्वर सर्व कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर, और वो कंप्यूटर्स फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जब हम ऑनलाइन होते हैं, तो हम ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सो हम उस ह्यूज नेटवर्क का पार्ट बनते हैं जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, हर वेबसाइट के आगे www लिखा हुआ दिखेगा आपको। सो ये www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके थ्रू ही जितनी भी वेबसाइट हैं वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेबसाइट्स, राइट। एंड हम ऑनलाइन कनेक्ट होके क्या क्या कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हो, राइट। सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ये सारे टास्क हम ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से कनेक्ट होकर कर सकते हैं। नाउ लेट्स से इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, आपके पास डिवाइस होना चाहिए जिस पर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए।
देन आप कोई भी इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनसे कनेक्शन लोगे। जब आप उनसे कनेक्शन लोगे तो वो आपको एक मोडेम देंगे। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जब आप किसी भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी से कनेक्शन लेते हो तो वो एक वायर आपके घर तक पहुंचाते हैं, एक मोडेम डिवाइस भी देते हैं। तो वो वायर आपका इथरनेट केबल हो सकता है, और आपके मतलब टेलीफोन लाइंस, जो भी टेलीफोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली वो कंपनीज आपको इंटरनेट कनेक्शन देती है, बट अदर कंपनीज भी होती है जो सिर्फ आपको कनेक्शन प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आप उनसे जब कनेक्शन लेते हो तो वो आपको एक डिवाइस देती है जिसे मोडेम कहते हैं। तो जो वायर जिसके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन आपके पास आ रहा है, उसका जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, उसके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। और जब जिस कंप्यूटर पे आप इंटरनेट रन करते हो, उसके जो सिग्नल्स उस पे जो वर्क करते हो डिजिटल वर्क करते हो, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में वर्क करते हो, राइट। सो ये जो अब दोनों में एक एनालॉग सिग्नल्स है, एक डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है। अब दोनों में कन्वर्जन का जो वर्क है वो ये डिवाइस करता है, मोडेम करता है, राइट। सो जब आप सेंड करते हो कुछ, तो आपका डेटा जो डिजिटल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में है वो कन्वर्ट होके एनालॉग में फिर देन ट्रांसफर होता है दूसरे कंप्यूटर्स तक। और जब आप डेटा रिसीव करते हो तो एनालॉग सिग्नल्स वापस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके देन कंप्यूटर्स उनको प्रोसेस करता है, right? So this is how we connect with the internet. Now let's talk about the session 8, internet browsing. तो same www जैसे आपको बताया, it's a collection of information जो आपको इंटरनेट पे मिलती है। सो डिफरेंट वेबसाइट्स www के थ्रू कनेक्ट होती हैं, एंड आप ये कह सकते हो इट्स लिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। सो वेबसाइट क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज को हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके वेब पेज पर कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिस पर आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर, दूसरे डॉक्यूमेंट पर पहुंच सकते हो, जंप कर सकते हो। तो इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट टाइप के टेक्स्ट भी वेब पेजेस के अंदर होते हैं, इसलिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन क्या है, आपका वेबसाइट है। और इन सब का ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। सो हम एक्सेस कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दूसरों से के साथ शेयर कर सकते हो। तो अगेन उसके बारे में, हाउ इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ वेब पेजेस। तो सारे वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं इसे, और वेब ब्राउजर के अंदर इन सारे वेब पेजेस को आप ओपन कर सकते हो, और एक सिस्टम होता है पेजेस को ट्रांसफर करने का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। एंड दीज आर सम वेब ब्राउजर्स, इनके नाम भी आप एक बार देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपरा, ये सारे वेब ब्राउजर्स के नेम है। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द वेब ब्राउजर। जब जो भी हम वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम यूज कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर तो जहां पर आप वेबसाइट का नाम लिखते हो, यूआरएल लिखते हो। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल होता है एड्रेस, आपकी जो वेबसाइट है जिसको आप सर्च कर रहे हो उसका लोकेशन क्या है, तो एड्रेस बताता है उसका, राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एड्रेस बार के अंदर हम वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। इनके शॉर्टकट कीज भी आप याद कर लेना, Alt+D एड्रेस बार पर जाने के लिए है। एंड देन वी हैव अ टैब्ड ब्राउजिंग, यानी जब एक ही ब्राउजर के अंदर एक दूसरा टैब आप ओपन कर लेते हो, उसमें दूसरी वेबसाइट आप ओपन करते हो या दूसरा वेब पेज ओपन करते हो, तो दैट इज टैब्ड ब्राउजिंग। तो मल्टीपल वेब पेजेस, मल्टीपल वेबसाइट आप एक ही विंडो में ओपन करते हो थ्रू टैब्ड ब्राउजिंग। और अगर आपको नया टैब खोलना है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+T। एंड बैक एंड फॉरवर्ड बटन है, ब्राउजर के अंदर ही बैक वापस से पिछले पेज पर जाना है तो हम बैक प्रेस करते हैं, उस एक फॉरवर्ड ऑप्शन भी होता है, राइट। और ओल्ट के साथ आप लेफ्ट एरो या राइट एरो प्रेस करोगे, देन आप बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। एंड देन वी हैव F5 की और रिफ्रेश बटन, जिसके थ्रू हम अपने पेज को दोबारा से रीलोड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, राइट। नाउ इंफॉर्मेशन को सर्च कैसे करते हैं इंटरनेट पे, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको कोई भी सर्च इंजन ओपन करना है, सर्च इंजन जिस पर आप सर्च कर सको कुछ, या फिर आप ब्राउजर के अंदर ही जो एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस बार पर आप वेबसाइट का नाम लिखोगे, राइट। सर्च इंजन का जैसे google.com है, इसको ओपन करके आपको कुछ सर्च करना है, सो google.com उस एड्रेस बार में
आप टाइप करोगे, देन एंटर प्रेस करोगे, देन आपके साइट ओपन हो जाएगी और वहां पर टाइप करोगे आपको जो भी सर्च करना है। नाउ द सेशन 9 इज अबाउट द ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट के थ्रू जब आप किसी को मेल सेंड करते हो, मैसेजेस सेंड कर सकते हो। ईमेल में ये फायदा होता है आप कभी भी उसे ओपन करके देख सकते हो, इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम ईमेल देखें तो ईमेल कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक एट द रेट से पहले वाला, एक एट द रेट के बाद वाला। तो एट द रेट सेपरेटर की तरह काम करता है। तो इससे पहले एक नेम है जो आप चूज करते हो जब आप ईमेल बनाते हो, और इसके बाद आपका डोमेन नेम होता है। जैसे अगर आपने जीमेल के वेबसाइट के अंदर अकाउंट बनाया होगा तो gmail.com होगा, याहू के अंदर बनाया होगा तो yahoo.com होगा यहाँ पर, राइट। नाउ ईमेल पोस्टल मेल से डिफरेंट कैसे है, तो जो हम फिजिकली लेटर भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू उससे डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले ये डिजिटल लोकेशन है, यानी किसी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती, डिजिटली ऑन इंटरनेट इट्स अवेलेबल। एंड सेकेंड थिंग, हम फोन और कंप्यूटर के थ्रू ही इन मेल्स को सेंड कर सकते हैं, पेपर वर्क नहीं होता कोई भी, और ये डिजिटली ही इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। और जब इनको रिसीव करने के लिए आप इन मेल्स के इनबॉक्स में जाकर आपको इन मेल्स को पढ़ना होगा, रिसीव करना होगा। एंड नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है कि आप किसी को भी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी भेज सकते हो और विद इन सेकेंड से पहुंच जाते हैं इंस्टेंटली। पोस्टल मेल की तरह नहीं है कि हफ्तों दिनों महीनों लगेंगे, और एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो एक साथ। फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, अटैच वीडियोस, ये सब सेंड कर सकते हो मेल के अंदर, और ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई ज्यादा आपको पेमेंट इसमें करनी नहीं पड़ती है। नाउ सेशन 10 इज अबाउट ईमेल अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन द ईमेल प्रोवाइडर्स। तो वी हैव डिफरेंट ईमेल प्रोवाइडर्स, जैसे जीमेल है, आउटलुक मेल है, याहू मेल है। तो इन जिनका भी जीमेल आपको क्रिएट करना है तो आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी। एंड देन जब आप ओपन करोगे, आई शो यू। सो जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो जब आप साइन इन करते हो तो उसी के नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होता है, या साइन अप का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो या तो साइन अप या क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करोगे, देन वो आपसे आपका नाम पूछेंगे तो आपको नाम टाइप करना है। देन आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा तो आपको कोई भी यूजर नेम चूज करना है, क्योंकि यही यूजर नेम आपका जो ईमेल अकाउंट है उसमें एट द रेट सिंबल से पहले जो यूज होता है वो यहाँ पर आप चूज करोगे। सो अब ये टाइप करने के बाद फिर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, जिसमें अपर केस लेटर, लोअर केस, नंबर, सिंबल्स, इन सब का यूज हुआ हो, उस पासवर्ड को हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करोगे, देन आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करोगे। देन आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, एंड देन आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, राइट। देन आप गो टू जीमेल पे क्लिक करोगे। तो जब आप जीमेल अपना ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो होगी। ये कंपोज बटन है, यहाँ से आप नया मेल किसी को सेंड कर सकते हो। ये आपका इनबॉक्स है, यू कैन सी हेयर 3। तो जो भी मेल्स आपको रिसीव होते हो इनबॉक्स में रिसीव होते हैं। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर अभी इनबॉक्स ओपन है। ये प्राइमरी मेल्स हैं। प्रमोशनल जो मेल्स होंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इनसे कोई आपका कोई नोटिफिकेशन है तो वो मेल्स आपको सोशल में यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन मेल्स है जो इनबॉक्स से आप देख सकते हो। फिर मेन आपका सेंट फोल्डर होता है, ड्राफ्ट फोल्डर होता है, स्पैम होता है, ट्रैश होता है। तो अगर आप इन सबको देखें तो जो मेन फोल्डर्स है इनबॉक्स में सभी मेल्स आप रिसीव करते हो। तो सेंड फोल्डर्स वो सभी ईमेल्स दिखाता है, जो भी ईमेल्स आपने दूसरों को भेजे हैं वो सेंड फोल्डर्स के अंदर देख सकते हो। एंड स्टैड फोल्डर्स, जिन भी ईमेल्स को आपने स्टार मार्क किया है वो सब आपको स्टैड फोल्डर में दिखाई देगी। एंड ड्राफ्ट क्या मतलब होता है कि आपने ईमेल किसी को भेजना शुरू तो किया बट सेंड बटन पर नहीं क्लिक किया। जब तक आप सेंड बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो वो मेल सेंड नहीं होगा, लेकिन वो ड्राफ्ट बन जाएगा। तो आप उनको ड्राफ्ट में जाकर देख सकते हो, सेंड कर सकते हो। स्पैम फोल्डर्स में सारी जंक मेल्स, जो अनवांटेड मेल्स होते हैं, लाइक जैसे आपको इतनी प्राइज मनी मिल गई है, इस टाइप के जो मेल्स होते हैं स्पैम फोल्डर्स में रिसीव हो जाते हैं। एंड ट्रैश में जो भी ईमेल्स को आपने डिलीट किया वो आपको ट्रैश फोल्डर्स में देखने को मिलेंगे। और अगर आप ट्रैश को भी डिलीट कर दोगे तो फाइनली आपके उस ईमेल में से डिलीट हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक फोल्डर्स होते हैं। एक कंपोज बटन भी होता है,
इस कंपोज बटन पर क्लिक करके आप किसी को भी नया मेल सेंड कर सकते हो। जब हम कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस टाइप की विंडो दिखाई देती है। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर 2 बॉक्स है, तो इसमें जिसको आपको सेंड करना है मेल, उसका मेल आप यहाँ टाइप करोगे। सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक पर आप मेल सेंड कर रहे हो, और यहाँ आपका मैसेज, एंड देन आप इस सेंड बटन पर क्लिक करोगे तो ये मेल सेंड हो जाएगा। अगर आपने सेंड बटन पे क्लिक नहीं किया और इस विंडो को बंद कर दिया तो यही मैसेज आपको ड्राफ्ट फोल्डर में मिलेगा, क्योंकि इसका ड्राफ्ट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। और जब आप सेंड करते हो तो यू कैन सी ये सभी ऑप्शंस आते हैं। बॉडी का मतलब है ये जो मैसेज है। सब्जेक्ट, आपका टाइटल, किस टॉपिक पर आप मैसेज सेंड कर रहे हो। 2 के अंदर हम उन पर्सन्स के ईमेल डालते हैं जिनको आप सेंड कर रहे हो। और 2 के साथ ही, अभी यहाँ पर दिया नहीं हुआ, 2 के साथ ही एक सीसी का बॉक्स भी होता है ऑप्शंस में, और एक बीसीसी का ऑप्शंस भी होता है। सो सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। सपोज आपको इसी मेल की कॉपी मल्टीपल लोगों को भेजनी है, तो सीसी बॉक्स के अंदर उन सभी के ईमेल्स आप डाल दोगे। तो अगर सीसी बॉक्स में आपने ईमेल्स डाले तो सभी लोगों को पता होगा कि आपने किस किस को भेजा है। बट आप ये चाहते हो कि आप सपोज 50 लोगों को मेल भेजना चाहते हो, बट उन 50 लोगों को किसी को भी पता ना चले कि आपने किस किस को भेजा है। सिर्फ उसी का मेल, आपका मेल और उसका मेल ही शो हो यहाँ पर, तो आप बीसीसी के अंदर उन मेल्स को डालोगे। सो दिस इज हाउ वी। और जब हम किसी भी मेल को ओपन करते हैं, लाइक वेलकम टू द क्लास, जब मैं इस मेल को ओपन करूंगी तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको, राइट। तो ये मुझे मेल रिसीव हुआ है। कहाँ से रिसीव हुआ है ये आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका यहाँ से मुझे मेल आया है और इसका ईमेल आईडी ये है, और कितने बजे आया है वो टाइम यहाँ मेंशन होगा। और सपोज मैं इसी मेल को किसी अपनी दूसरे फ्रेंड को भेजना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कर सकती हूँ, राइट। और एक रिप्लाई टू ऑल होता है। सपोज ये टीचर ने मुझे भेजा और मैं इनको कुछ रिप्लाई देना चाहती हूँ, तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। और रिप्लाई टू ऑल हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पर मोर देन 1 ईमेल आईडी है और सभी को आप रिप्लाई भेजना चाहते हो। जैसे यहाँ पर सीसी वाले मेल्स भी हैं, को मोर देन 1 ईमेल आईडीज दिखाई दे और सभी को आपको, यानी सेंडर जिसने आपको भेजा है और उस सेंडर ने जितने लोगों को और भेजा है ये सेम मेल, उस सभी को रिप्लाई आपको भेजना है, तब आप रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे, राइट। तो ये आपके बेसिक्स हैं अबाउट द ईमेल अकाउंट। वो साइन अप कैसे करते हैं यू ऑलरेडी नो अबाउट, वो मैंने आपको बता भी दिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, जिसमें लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब होता है। नाउ सेशन 11 12 राइटिंग, रिसीविंग, रिप्लाइंग टू ईमेल, ये भी मैंने आपको बता दिया। कंपोज करते समय ये सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, राइट। सीसी दैट स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपीज, यानी कोई दूसरे पर्सन जिनको आपको सेम ईमेल भेजना है तो उनकी ईमेल आईडीज आप सीसी बॉक्स के अंदर फिल करोगे, राइट। सब्जेक्ट, टाइटल और टॉपिक। बॉडी, जो मैसेज आप भेज रहे हो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेंड बटन। और मैसेज के साथ आप कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल सेंड करना चाहते हो तो अटैच बटन पर हम क्लिक करेंगे और फाइल्स को इस ईमेल के साथ, मैसेज के साथ भेज सकते हैं। एंड देन मेल फोल्डर्स मैंने आपको बता दिया, इनबॉक्स फोल्डर, सेंड फोल्डर, ड्राफ्ट फोल्डर, जंक और स्पैम फोल्डर होता है। देन वी हैव अ ट्रैश फोल्डर, राइट। नाउ जब हम, हमारे पास जो मेल रिसीव हुआ है उसके लिए रिप्लाई सेंडर को जाएगा रिप्लाई। फॉरवर्ड मतलब किसी नए पर्सन को अगर आपको सेम मैसेज जो आपको रिसीव है वो भेजना है, तब हम फॉरवर्ड कर यूज करते हैं। डिलीट, मेल्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 3। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट यूनिट वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, यूनिट 4. So till then, take care, like and subscribe and share my channel. Thank you. I'll see you in the next video.